नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। इससे पहले हम लोग संख्या पद्धति का चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था और उसका हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका देखेंगे सेकंड पार्ट। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग संख्या पद्धति में हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या पढ़ ली थी। प्राकृतिक संख्या है ना, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और सह अभाज्य संख्या कंप्लीट कर ली थी, है ना। तो अब हम यहाँ से नेक्स्ट हमारी जो संख्या है वो है सहभाज्य संख्या या भाज्य संख्या। क्या है? भाज्य संख्या। अब देखिए भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए, अब यहाँ से हम बात करेंगे और उसमें एक चीज और याद रखना है कि जो भाज्य संख्या रहेगी उसमें कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए। कितने फैक्टर होना चाहिए? 3 फैक्टर। कितने फैक्टर होना चाहिए? इसके 3 फैक्टर होना चाहिए या फिर 3 गुणनखंड होना चाहिए। इसके कितने गुणनखंड होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, अब हम जैसे मान लो हमें पता नहीं है कहाँ से स्टार्ट होने वाली है, तो मैं नेचुरल प्राकृतिक संख्याएं लिख देता हूँ। यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं लिख दी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और डैश। इस तरीके से ये चलता जाएगा, डैश डैश। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 3 फैक्टर याद रखना है कि जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो, है ना। तो देखिए, इसकी कितनी हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। एक को सिर्फ एक ही से विभाजित किया जा सकता है और कोई दूसरा है नहीं है। 2 को देखते हैं तो 2 1 से विभाजित हो सकता है और 2 से विभाजित हो सकता है, तो ये भी नहीं हो सकता, है ना। 3 की बात करेंगे तो ये भी 1 से विभाजित हो पाएगा और 3 से विभाजित हो पाएगा, इसके भी 3 फैक्टर नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं 4 पर। तो देखिए 4 पर देखिए, 4 1 से विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा और 4 से विभाजित हो जाएगा। मतलब इसके कितने फैक्टर हैं? 3 फैक्टर हैं। कितने गुणनखंड है इसके? 3 गुणनखंड है। मतलब 3 संख्याओं से इसमें भाग जा सकता है। ठीक है ना। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? सॉरी, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी हमारी? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 4 हो जाएगी। फिर उसके बाद 5 भी नहीं रहेगी, फिर उसके बाद 6 रहेगी, 7 नहीं रहेगी, 8 रहेगी, है ना, 9 भी रहेगी, 10 भी रहेगी। उस तरीके से कम अंक संख्या बढ़ती जाएगी। तो अब यहाँ से हमें देखना है कि अब पेपर में क्वेश्चन क्या आने वाला है। यहाँ से देखिए, डायरेक्ट तो आप लोगों से पूछेगा नहीं, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से, तो आप लोग नोट डाल के लिखें। सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या यहाँ पर हमें बताना है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4। ठीक है ना, याद रखना है। 2 नहीं है सबसे छोटी भाज्य संख्या। 2 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और एक प्राकृतिक संख्या है, नहीं सॉरी, सम संख्या है। याद रखना है ना। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी, सॉरी भाज्य संख्या कौन सी है, तो 4 है। ठीक है ना। और यदि आप पूछ लें कि प्रथम 4 भाज्य संख्याओं का योग, तो प्रथम 4 भाज्य संख्याएं लिख सकते हैं हम। देखिए, प्रथम 4 भाज्य संख्याओं का योग क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? प्रथम 4 भाज्य संख्याओं का योग। ठीक है ना, प्रथम 4 भाज्य संख्याओं का योग। तो अब देखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है हमारी? हमें पता है 4 है। 4 से स्टार्ट होती है भाज्य संख्या। 5 है नहीं है, 6 है ना, 7 भी नहीं है, 8 है और उसके बाद सॉरी 9 है ना। 9 है क्योंकि 9 के भी 3 फैक्टर होती है ना। ये 1 से भी कट जाता है, 3 से भी कट जाता है और 9 से भी कट जाता है ना। तो सब अब यहाँ से हमें क्या निकालना है? इनका योग निकालना है। तो इनको अपन प्लस कर देते हैं। यहाँ पे प्लस करोगे तो क्या जाएगा इनका आंसर? जब हम इसको सोल्व करेंगे 6 4 10, 10 और 8 18 हो जाएगा और ये कितना हो गया? 27 हो जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा आप लोगों से एमपी टेट में, है ना। जितने भी टेट रहेंगे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, घुमा के। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन रहेंगे। यदि आप ढंग से इस वीडियो को कंप्लीट कर लेते हो तो ये सारी क्वेश्चनों में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, डायरेक्ट आंसर निकलेगा। और यहाँ से पूछ सकता है कि प्रथम 4 संख्याओं का, अभी देखिए योग की बात करी है ना। अब इसमें वो 62 भी डाल देगा। वो कहेगा प्रथम 4 भाज्य संख्याओं का औसत होगा। तो प्रथम जो 4 भाज्य संख्याओं का योग कितना आ रहा है अपना? 27 आ रहा है। अब औसत की बात करेंगे तो कितनी संख्या है? 1 2 3 4। तो 4 से इसमें भाग लग जाएगा। जो भी आंसर आएगा वो आप लोगों का यहाँ जाएगा। देखेंगे 4 पंजे 20, 4 छींग 24, है ना। 4 छींग 24, कितना बचा यहाँ पर? 3 बचा। पॉइंट लगा देंगे और
4 सत्ते 28, 2 4 5 20, तो औसत कितना आ जाएगा 6.75। तो ये चीजें हमें सीखनी है कि आप एक चीज टॉपिक कंप्लीट कर रहे हो तो उसके साथ अगले टॉपिक को हम कैसे जोड़ सकते हैं, है ना। और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन पहले नहीं पूछा जाता था कि 4 प्राकृतिक संख्याएं लिखिए या 4 पूर्ण संख्याएं लिख के बताइए, है ना। तो अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इस तरीके से वो एक कॉन्सेप्ट तैयार कर लेंगे और पूछ लेंगे। अभी पूछा हमने प्रथम 4 भाज्य संख्याओं का योग, तो ये आया। अगले बार हो सकता है कि आप लोगों से घुमा के पूछ लें कि प्रथम 6 भाज्य संख्याओं का योग, तो आप लोगों को क्या करना है, अगली जो भाज्य संख्या है उनको 6 प्रथम भाज्य संख्या लिख देना और उनको जोड़कर आंसर बता देना। या फिर पूछ सकता है कि प्रथम 6 भाज्य संख्याओं को औसत, तो जो भी संख्या आएगी उनको 6 संख्याओं को लिख लेंगे हम और लास्ट में 6 का भाग लगा देंगे, तो वहां से हमारा आंसर निकल आएगा। तो इस तरीके से हमें कंप्लीट करते हुए जाना है। तो ये हमारी हो गई भाज्य संख्या है, ठीक है ना। इससे पहले हम लोग प्राकृतिक संख्या पढ़ चुके थे, पूर्ण संख्या भी कंप्लीट कर चुकी थी, है ना। सम संख्या कंप्लीट कर ही चुके थे, विषम संख्या कंप्लीट कर चुके थे और इसके बाद अभाज्य संख्या भी कंप्लीट कर चुके। अब क्वेश्चन है भाज्य संख्या, है ना। तो भाज्य संख्या भी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है, ठीक है ना। इसके बाद अगली संख्या देखते हैं हम, भाज्य संख्या हो गई। इसके बाद देखेंगे हम परिमेय संख्या। इसके बाद देखेंगे हम कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन इनकी एक कंडीशन रहती है। कंडीशन क्या रहती है कि p/q के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन जहां देखो p/q के रूप में तो लिख सकते हैं जहां q बराबर नहीं है 0 के। मतलब q बराबर 0 बराबर नहीं है 0 का मतलब होता है कि ऊपर यदि मान लो 4 लिखा है तो नीचे बटे में 0 नहीं होना चाहिए। यदि नीचे बराबर बटे में 0 हो गया तो ये परिमेय संख्या नहीं है। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही, कि नीचे की जो संख्या रहेगी, मान लीजिए कोई सी भी संख्या है तो उसके बटे में 0 नहीं होना चाहिए, तो वो संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे मान लीजिए, जैसे की बात करेंगे हम, जैसे कि 1/2। 1/2 में क्या है, ऊपर का मान p का मान 1 है और q का मान कितना है, 2 है। 5/3, तो ऊपर का मान क्या है, p है, नीचे का मान q है ना। अब कोई पूछ ले आप लोगों से कि 4, अब 4 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, तो हमें ध्यान देना है 4 एक परिमेय संख्या। क्यों है 4 एक परिमेय संख्या, क्योंकि हम 4 के नीचे 1 मान सकते हैं। किसी भी संख्या के नीचे हम 1 मान सकते हैं जहां कुछ नहीं दिया हो। तो 4 कैसी संख्या है, 4 एक परिमेय संख्या है। अब बात करेंगे 4 एक परिमेय संख्या। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ से एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है जो पाई रहती है, इस तरीके की ये पाई रहती है ना, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है पाई एक कैसी संख्या है। तो पाई एक कैसी संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, है ना। तो याद रखना है पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, पाई बराबर क्या है, अपरिमेय संख्या, याद रखना है ना। पाई अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का मान होता है, पाई बराबर कितना होता है, 22/7। पाई बराबर 22/7 होता है। लेकिन 22/7 यदि कोई डायरेक्ट पूछे कि 22/7, 22/7 कैसी संख्या है, तो 22/7 एक परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय संख्या, कि ऊपर 22 का मान p है और नीचे q का मान कितना है, 7 है। तो ऐसे हमें याद रखना है। और डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, कई एग्जाम में पूछ चुके हैं कि पाई एक संख्या है। तो पाई एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है ना, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो पाई एक कैसी संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। और फिर पूछ लेते हैं कि यदि पाई एक अपरिमेय संख्या है तो 22/7 एक कैसी संख्या है।
देखिए पाई एक सिंबल है ना, एक संकेत है, हम जिसके नीचे एक नहीं मान सकते, लेकिन ये संख्या है ना, तो इसके नीचे हम एक सॉरी बटे इसमें यही है, तो ये 21 संख्या 22/7 एक परिमेय संख्या। लेकिन कोई बात करे पाई, तो पाई एक अपरिमेय संख्या। यदि आप लोगों से कोई बात करे कि अल्फा, अल्फा कैसी संख्या है, तो अल्फा भी एक अपरिमेय संख्या है। बीटा की बात करें तो बीटा कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। और गामा कैसी संख्या है, तो गामा भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। जितने भी सिंबल रहते हैं, संकेत रहते हैं गणित के, वो सारे अपरिमेय संख्या में आते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये थोड़ी सी ये चीजें याद रखनी है। अब परिमेय संख्या हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद देखेंगे हम अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बाद अब अगली संख्या आती है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या थी कि वे संख्या जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q बराबर नहीं है जीरो के, मतलब q का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। और अपरिमेय संख्या, इसके बाद अब कौन सी संख्या आएगी, अपरिमेय संख्या। अब देखिए अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है ना, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, है ना, जहां p और q एक धन पूर्णांक नहीं रहेंगे। यहाँ पर p और q कैसे रहेंगे, एक धन पूर्णांक नहीं रहेंगे। वो कैसी संख्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। अब देखिए वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, है ना, जा सकता, उन्हें नहीं लिखा जा सकता, तो उन्हें क्या कहलाएंगे, हम उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है ना। अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण में देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए जितने भी करनी में अंक रहेंगे वो अपरिमेय संख्या में आएंगे। जैसे मान लो करनी में 2, अब करनी के अंदर से हम इसको बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि आएगी संख्या जब बाहर आती है तो ये अब प्लस माइनस के साथ आएगी, याद रखना, है ना। वैसे देखा जाए तो इसके आगे प्लस माइनस लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखिए हम यहाँ पर डिफाइन नहीं कर सकते ये प्लस की है कि माइनस की है, ठीक है ना। ऐसी करनी के अंदर 3, ये भी कैसी है, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। इसके अंदर बात करें 5, तो ये भी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। जो करनी से बाहर नहीं आ सकती, जिनका जोड़ा नहीं बनता, वो सारी संख्या क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। जैसे मान लो करनी के अंदर 6 है ना, तो और जैसे मान लो कहें आप करनी के अंदर 8, अब 8 को आप कहेंगे कि सर इसका जोड़ा बन सकता है, तो जोड़ा बनकर 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 करनी 2, लेकिन अंदर करनी है, तो मतलब ये भी किस संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब आप लोगों को देखिए क्वेश्चन घुमाया जाएगा, है ना, आप लोगों को देखा जाएगा कि आप लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है या नहीं। अब आप लोगों से क्वेश्चन ऐसा नहीं है नहीं पूछेंगे, अब वो पूछेंगे कि करनी 9 एक संख्या है, करनी 9 एक कैसी संख्या है, तो आप लोगों को बताना है। देखिए करनी 9 को जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 3 आएगा, क्योंकि करनी के अंदर जब हम इसको सॉल्व करेंगे 9 को, तो 3 गुणे 3 करके 3 का जोड़ा बन गया, हम इसको 3 को बाहर निकाल देंगे, तो कैसी संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, करनी 9 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका गुणनखंड जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3 बाहर निकल आता है, ठीक है ना। तो ऐसे यदि आप लोगों से पूछे कि करनी के अंदर 16, करनी के अंदर 16 एक कैसी संख्या है, तो ये भी कैसी है संख्या, परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय। इस रूप में परिमेय संख्या नहीं, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 आ जाएगा आंसर, तब परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या में आप अंतर याद रखें, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या क्या है, जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q बराबर नहीं है जीरो के, मतलब q का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, है ना, सॉरी, इनको p/q के रूप में नहीं लिखा, परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखा जाता है जहां q बराबर नहीं है जीरो के, और अपरिमेय संख्या p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। देखिए करनी के अंदर हम एक नहीं मान सकते यहाँ से, और यहाँ से स्पेशल पाई को जरूर आप लोग याद रखें। पाई एक कैसी संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो ये मेन फैक्ट आप लोग याद रखें। पाई एक कैसी संख्या है,
पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पाई एक अपरिमेय संख्या, या फिर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि पाई बराबर 22/7। अब देखिए पाई का मान दे दिया, पाई बराबर 22/7 है, तो 22/7 एक कैसी संख्या है? तो 22/7 अब पूछ लिया कैसी संख्या है, तो 22/7 एक परिमेय संख्या है। यदि वो बोल दे कि पाई बराबर 22/7 और पूछ ले कि पाई की संख्या है, तो उस कंडीशन में पाई को भी हम क्या मान लेंगे, यह भी एक परिमेय संख्या है। तो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है और इस तरीके से हम आगे कंप्लीट करते चलना है ना। आप लोग जब इस तरीके से संख्या पद्धति को करोगे तो एक ही बार पढ़ना है, उसके बाद सारी चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी और उसके बाद आप एग्जाम में कहीं से घुमा के क्वेश्चन पूछ ले, कहीं भी बाहर नहीं जाने वाला है। अब परिमेय संख्या हमने पढ़ ली है, इसके बाद देखेंगे हम वास्तविक संख्या। इसके बाद अगली संख्या क्या है आप लोगों की, वास्तविक संख्या। अगली संख्या क्या है, वास्तविक संख्या। अब देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है ना, वे संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय होती है। जब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला दिया जाता है तो वे संख्या वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, जिन्हें बोलते हैं हम रियल नंबर। जितनी भी इस दुनिया में संख्याएं हैं वो सब वास्तविक संख्या हैं। जब परिमेय और अपरिमेय को, जैसे मान लीजिए कि जैसे हम बात करेंगे 2 और करनी 2 है ना, 3 करनी 3 है ना, जिसमें करनी भी हो, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 या करनी के अंदर 2/3 है ना। ये सब संख्या क्या है, ये सब संख्या है वास्तविक संख्या। जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में मिल जाती हैं तो वो संख्या क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं वास्तविक संख्या से, लेकिन यहाँ से पूछा जाता है ना। यहाँ से डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि वास्तविक संख्याएं होती हैं है ना, प्राकृतिक संख्याएं है ना, अभाज्य संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, या परिमेय और अपरिमेय संख्याएं है ना। तो आंसर क्या रहेगा, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं ही वास्तविक संख्याएं कहलाती है। तो यहाँ से इस तरीके से ये चीजें कंप्लीट होती जाएंगी। अब परिमेय अपरिमेय संख्या हो गई, वास्तविक संख्या हो गई। अब इसके बाद आती है आपकी इसके बाद जो अगली संख्या आती है वो आती है परवर्ती, या जिसको बोला जाता है अनुवर्ती है ना, या उत्तरवर्ती। अगली संख्या क्या रहेगी, परवर्ती, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती। तो पहले इसको साफ करेंगे उसके बाद करेंगे। इसके बाद अगली संख्या है परवर्ती, जिसे परवर्ती बोला जाता है ना, परवर्ती, उत्तरवर्ती और अनुवर्ती है ना। परवर्ती, जिसको परवर्ती बोला जाता है, कौन सी संख्या, परवर्ती या उत्तरवर्ती है ना, या परवर्ती, उत्तरवर्ती या अनुवर्ती है ना। तो ये तीनों नाम एक ही संख्या आती है ना। तो इन संख्याओं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो परवर्ती या उत्तरवर्ती या अनुवर्ती, तो परवर्ती, उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या वे संख्या होती हैं जो किसी संख्या में एक जोड़कर प्राप्त की जाती हैं। वे संख्याएं जो किसी संख्या में एक जोड़कर प्राप्त की जाती हैं है ना। यदि हम किसी संख्या में एक जोड़ देते हैं और उसके बाद जो संख्या प्राप्त होती है वो कहलाती है परवर्ती कहलाती है, उसको उत्तरवर्ती कहते हैं और उसको ही अनुवर्ती कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चन कैसा आएगा, देखिए क्वेश्चन कैसा आएगा, जैसे आप लोगों को देखिए क्वेश्चन समझना है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा, 5 का परवर्ती, 5 का क्या रहेगा, परवर्ती है। 5 का परवर्ती क्या है, 5 में हमने क्या जोड़ेंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, 6। 5 का परवर्ती कितना है, 6 है। पूछ ले 6 का उत्तरवर्ती है ना, 6 का उत्तरवर्ती क्या रहेगा, 6 का उत्तरवर्ती 7 रहेगा। तो आप लोगों को याद रखना है परवर्ती, उत्तरवर्ती, अनुवर्ती
है ना। ये सब का मतलब एक ही होता है, अनु मतलब आगे वाला, है ना, उत्तर मतलब आगे, ठीक है, और परवर्ती मतलब आगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को याद रखना है कि परवर्ती, उत्तरवर्ती और अनुवर्ती एक ही संख्या है ना, और जो कैसे प्राप्त होती है, किसी संख्या में एक जोड़कर प्राप्त की जाती है। आप लोगों से पूछा जाएगा कि मान लीजिए 9 का परवर्ती होगा, 9 का परवर्ती क्या होगा, 9 में आप एक जोड़ोगे क्या आएगा 10, 9 का परवर्ती क्या होगा 10 होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को ये संख्याएं कंप्लीट करनी है और थोड़ा सा दिमाग लगा के रखना है, ठीक है ना। उसके बाद अब परवर्ती, उत्तरवर्ती और अनुवर्ती हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद आता है नेक्स्ट संख्या, आती है आपकी पूर्ववर्ती संख्या। कौन सी आती है, पूर्ववर्ती। अब पूर्ववर्ती क्या होती है, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती क्या होती है, वे संख्याएं जिनमें से एक घटाकर संख्या प्राप्त की जाती है। यदि मान लो किसी संख्या में से हम एक घटा देते हैं तो फिर हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो प्राप्त क्या होगी, वो पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। किसी संख्या से एक घटाने पर, किसी संख्या से एक घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है पूर्ववर्ती कहलाती, ठीक है ना। यदि हम किसी संख्या में से एक घटा देते हैं और उसके बाद जो संख्या प्राप्त हो रही है वो संख्या क्या कहलाती है, वो संख्या पूर्ववर्ती कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पूर्ववर्ती कहलाएगी। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछा जाएगा, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा कि 20 का पूर्ववर्ती है या 20 की पूर्ववर्ती संख्या है, तो 20 में से अब आप एक घटाओगे तो क्या आएगा 19 आएगा, है ना। पूछ ले गया 24 का पूर्ववर्ती क्या है, 24 का पूर्ववर्ती क्या है 23 है। क्वेश्चन आप ऐसे नहीं पूछे जाएंगे, देखिए ये क्वेश्चन आप लोग समझ रहे हैं, क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जाएंगे, क्वेश्चन इन दोनों को मिक्स कर कर पूछे जाएंगे। क्वेश्चन किनको, परवर्ती और पूर्ववर्ती को मिक्स कर कर पूछे जाएंगे। कैसे पूछे जाएंगे, देखो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, है ना, 5 का पूर्ववर्ती, 5 का पूर्ववर्ती तथा 5 के परवर्ती का योग होगा। क्या होगा, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, 5 के पूर्ववर्ती तथा 5 के परवर्ती का योग होगा। तो देखिए 5 का पूर्ववर्ती कैसे निकालते हैं हम, एक घटाकर, 5 का पूर्ववर्ती निकालेंगे तो कितना 4, और 5 का परवर्ती निकालेंगे तो एक जोड़कर निकालेंगे तो 5 का कितना हो गया 6, आंसर क्या हो जाएगा 10। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि परवर्ती, उत्तरवर्ती, अनुवर्ती एक ही संख्या होती है ना, और पूर्ववर्ती अलग संख्या होती है। परवर्ती, अनुवर्ती, उत्तरवर्ती किसी संख्या में एक जोड़कर निकाली जाती है और पूर्ववर्ती संख्या किसी संख्या में से एक घटाकर निकाली जाती है ना। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाए आप लोगों से कि देखिए क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 का पूर्ववर्ती है, तो 1 का पूर्ववर्ती क्या है, 1 का पूर्ववर्ती 0 है क्या, नहीं, है ना, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है, तो ये इसका 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। याद रखना है कि 1 का क्वेश्चन पूछेगा 1 का पूर्ववर्ती होता है, तो 1 का पूर्ववर्ती क्या होता है, कुछ नहीं होता है। समझ में आ गई बात, है ना। यदि बात करें कि 1 का परवर्ती क्या होगा, तो 1 का परवर्ती क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 का उत्तरवर्ती, अनुवर्ती, ये आप लोगों को याद रखना है, दिमाग में बिठा लेना है कि परवर्ती, उत्तरवर्ती और अनुवर्ती एक ही होता है और पूर्ववर्ती अलग होता है, और क्वेश्चन ऐसे मिक्स करके पूछ सकता है। देखिए क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं, यदि आप लोग को एक बार समझ के यदि पढ़ते हैं तो कुछ भी आ जाए आप लोग उसको कंप्लीट कर देंगे। जैसे मान लो अगला क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, देखिए क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि 8 का परवर्ती, 8 का परवर्ती एवं 9 का पूर्ववर्ती
वर्ती, नौ के पूर्ववर्ती का गुणनफल होगा। एक का क्या, देखिए 8 का परवर्ती एवं 9 के पूर्ववर्ती का गुणनफल होगा। तो अब हम इसको देखिए 8 का परवर्ती कैसे निकालते हैं, 1 प्लस कर कर। तो 8 का कितना हो गया, 1, 9 हो गया इसका परवर्ती, गुणा, और इसका पूर्ववर्ती कितना हो गया, इसका पूर्ववर्ती कैसे निकालते हैं, 1 घटाकर, 9 में से 1 घटाया तो 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या जाएगा, 9 8 72। तो ऐसे सॉल्व करना, आप लोग जब ऐसे पढ़ोगे तो 100% आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा और 100% आप सॉल्व करके आने वाले हो। खासतौर पर शिक्षक भर्ती में आप लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहां से आप लोगों को ये नहीं पूछे जाएंगे, कैलकुलेशन बेस्ड नहीं पूछे जाएंगे, वहां से आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास के क्वेश्चन हैं, 8 क्लास से ज़्यादा के क्वेश्चन नहीं है। तो आप लोगों का लेवल देखा जाएगा कि आप लोगों ने पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आज संख्या पद्धति में ये चीज़ें मैंने कंप्लीट करवा ली हैं। लगभग हमारी संख्या पद्धति अब कंप्लीट हो गई। और अगला जो आपका अगला पार्ट बनने वाला है, अगला इसका जो पार्ट रहेगा, भाग रहेगा, उसमें हम सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं संख्या पद्धति पर, ठीक है ना। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दें, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।